नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना का कहर जारी है और ये शायद तब तक नहीं थमेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। मतलब ये है कि फिलहाल कोरोना पीड़ित सिर्फ डॉक्टरों के इलाज के भरोसे हैं और अभी तक डॉक्टर उनके भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर समेत पूरा मेडिकल स्टाफ जानलेवा वायरस की चपेट से लोगों को बाहर निकाल रहा है। देश में आज की तारीख तक 92 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं, जिसमें 87 लाख के करीब संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जो इस बात को साफ कर रहा है कि डॉक्टर पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन महामारी में अपनी जान दांव पर लगाने वाले डॉक्टरों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही है। कभी तो शुभम जैसे अब तक कई डॉक्टर लचर सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर सबसे बड़े कोरोना योद्धा को लेकर सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है। आज इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। यह एक और कोरोना से प्रदेश परेशान है तो दूसरी ओर अपराधों में इजाफा भी पुलिस के साथ ही लोगों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। सिर्फ राजधानी रायपुर की बात करें तो जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां तकरीबन हर रोज हत्या, लूट और चाकूबाजी की घटनाएं घट रही हैं। हालांकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की फटकार के बाद पुलिस ने हरकत में आते ही न सिर्फ बड़ी संख्या में संदिग्धों को पकड़ा, बल्कि उनसे हथियार भी बरामद किए। लेकिन सवाल यह है कि राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के बाकी हिस्सों में तेजी से अपराध बढ़ा क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? कमी आखिर कहां है? ये हम जानेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे कोरोना का क्राइम इफेक्ट में। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और अपराध के तरीकों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश में पुलिसिंग कमजोर हो गई है? क्या स्मार्ट पुलिसिंग सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्या समाज में भी जागरूकता का अभाव है, या ये कोरोना संकट और लॉकडाउन का इफेक्ट है, या फिर वजह कोई और है, जैसे नशे की लत, बेरोजगारी, या फिर अपराधियों में कानून का खौफ नहीं होना? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें। आइए उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की शांत आबोहवा में दहशत के बादल छाए हैं। राजधानी के रहने वाले अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल रायपुर में चाकूबाजी और लूट के साथ हत्या की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वैसे लगातार घट रही ये घटनाएं जब मीडिया में सुर्खियां बनी तो सरकार भी जागी और गुस्से में लाल सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अफसरों की क्लास लगा दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल बैठक में गृह मंत्री और एसीएस होम ने पुलिसिंग पर सवाल उठाते हुए थाने में कम और फील्ड में ज्यादा रहने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद हरकत में आई पुलिस ने अगले ही दिन 36 संदेहियों को गिरफ्तार कर इनसे 26 चाकू, तलवार, साथ ही अन्य हथियार भी बरामद किए। अपराध करने वाले हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके मन में थोड़ा दहशत आपका रहना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफी मजदूर आए। कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपए हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए। 15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की नाराजगी के बाद आवाला अधिकारियों ने बढ़ रहे अपराधों की वजह तलाशनी शुरू की तो जानकारी सामने आई। वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल रायपुर में ऑनलाइन हथियारों की सप्लाई आसानी से हो रही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन बिजनेस कंपनी चाकू समेत अन्य घातक हथियारों की लोगों के घर पर डिलीवरी कर रही है। इस जानकारी के सामने आने के बाद हरकत मच गया और अफसरों ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को नोटिस देकर हथियारों की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने की हिदायत दी। हमने पूछताछ किया कि उनके पास चाकू कहां से आया, तो अधिकतर लोगों का जवाब था कि हम ऑनलाइन इनको मंगाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से। तो हमने पत्र लिखा है कि जो भी बटनदार चाकू जो रायपुर के जो भी पिन पे
ऑर्डर होता है या डिलीवर होता है तो उसको प्रतिबंधित कराया जाए। राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह न सिर्फ हथियारों का आसानी से मिलना बल्कि आसानी से मुहैया होने वाले विभिन्न प्रकार के नशे के सामान भी हैं, क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले आसानी से मिल रहे हैं। किशोरावस्था वाले इसके ज्यादा शिकार हैं। इन स्थितियों के बीच डीजीपी सभी जिलों के पुलिस वालों की क्लास ले रहे हैं। आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जा रही। खैर, अब देखते हैं कि इस कवायद के बाद क्या प्रदेश में क्राइम पर कंट्रोल होता है या कहानी वही पुरानी होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से विनोद दुबे की रिपोर्ट। तो कोरोना का क्राइम इफेक्ट, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर के सिटी एएसपी हैं लखन पटेल जी। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मीता झा हैं। मीता जी, आपका स्वागत है। समाजशास्त्री डॉक्टर सुभद्रा राठौर हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे एएसपी साहब लखन जी, आपसे ही सवाल है, क्या वजह है, क्या वजह समझते हैं कि अचानक रायपुर में ही इस तरह के क्राइम, खासकर चाकूबाजी के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी होने के कारण इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, लेकिन चाकू मारना बेरोजगारी का कहीं से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। जैसे हम आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 307 और 325, 326, 327 के जो आईपीसी के धारा के तहत अपराध हैं वो 201 हुए थे 2019 में, किंतु इस साल 138 हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और इसमें कोई चाकूबाजी बढ़ी है, चाकूबाजी। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि कुछ दिनों में अभी घटनाएं हुई हैं, उसमें मृत्यु हो गई है, क्योंकि ऐसे वाइटल पार्ट पे चाकू लगी है या धारदार हथियार लगा है जिससे मृत्यु आवाज मेरी आ रही, इसलिए जी। लेकिन जितने भी मामले थे उनमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है और कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर थोड़ा सा तकनीकी कारणों से आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो रही है। निश्चित तौर पे आपने जो आंकड़ा बताया है कि 138 ही हुए हैं इस बार, ये पूरे एक साल का आंकड़ा है। पिछली बार 201 हुए थे, इस बार 138 हुए हैं। 2019 का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आंकड़ा था। ये जो आंकड़ा है ये जनवरी 2020 से लेकर अभी नवंबर तक का है क्या? जी जी, अभी जैसे अभी नवंबर तक का आंकड़ा है 138 का है अपने पास जो, किंतु 201 का जो आंकड़ा है 2019 का पूरा है दिसंबर तक का। जी, मतलब एक महीने ही शेष है, तो ठीक है, ये नहीं का। लेकिन ये पिछले कह रहे हैं कि 7, 8, 10 दिन में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है अचानक, वो क्यों? अभी पिछले एक महीने से जैसे ही लॉकडाउन खुला, लगातार एक निश्चित चरण में लॉकडाउन खुलते रहा और लॉकडाउन खुला तो अचानक सब लोग बाहर से आए हुए थे और जो घर में बैठे हुए थे वो बाहर निकले, तो छोटी जो जितने भी मामले आप देखेंगे तो कुछ कुछ रंजिशें हैं उसके कारण, जैसे कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक बात में चाकू मार दिया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं और इसमें देखने में आया कि बहुत सारे नाबालिग बच्चे थे। हम देखेंगे 50% जो मामले हैं उसमें नाबालिग बच्चे थे और वो एक दूसरे के आपसी लड़ाई में उन्होंने चाकू चलाया। जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक हैं मीता जी। जानना, जैसा आपने कहा नाबालिग बच्चे इस तरह के अपराध में ज्यादा लिप्त हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या ये माना जाए कि अभी जो जिस तरह से हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, समाज हमारा पीछे छूटता, हमारी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है, क्या ये वजह है, क्या और कोई कारण है? मीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे स्पष्ट आ रही है सर जी। ये जो नाबालिग आप कह रहे हैं, परंतु ये हमारे मनोविज्ञान की दृष्टि से या हम देखते हैं डेवलपमेंटल पीरियड में ये किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं जी। ठीक है, कानून की दृष्टि से 18 वर्ष के न हुए हों, परंतु जो टीन एज है इसमें क्यूरियोसिटी रहती है। कोविड-19 पेंडेमिक में
बहुत सारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाया है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था वो वॉरियर्स बन के दूसरे प्रकार के कार्यों में निहित थे। और ये जो आप कह रहे हैं कि इनमें क्राइम प्रवृत्ति बढ़ी है, तो मेरा ये मानना है सर कि जो हमारे घर का पालन पोषण होता है, ठीक है, किन बच्चों में क्राइम प्रवृत्ति बढ़ी है हमको ये देखना है। और सबसे बड़ा इसका कारण है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कमी। मानसिक स्वास्थ्य जितना संबल होगा उतना ही दृढ़ व्यक्तित्व होगा। लेकिन ये जो आप नाबालिग बच्चे हैं, इनमें देखा है कि घर में रहना पड़ रहा है, घर में वैसी स्थिति नहीं है भी, क्योंकि अभी तक दिन भर घर के बाहर रहते थे, तो अब क्या करें, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो यहाँ पर ये बात ऐसी समझ में आती है कि जो अपराध की वृत्ति बढ़ी है, ये अपराध है तो छोटे, लेकिन जब ये उसी प्रकार से होते चले जाएंगे तो काफी बड़े स्तर पर दिखाई देते हैं। तो जो नाबालिग बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति है, इनमें काफी हम देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट है ना, इसका जो मानसिक प्रभाव है, ये कुछ ऐसे कारण है जो कि हम कह सकते हैं कि जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, मानसिक स्वास्थ्य में कमी है। तो जो बच्चे, जो व्यक्ति घर में दिन भर रह रहे हैं और जिनको आदत थी बाहर जाने की, तो गाली गलौज ये शुरुआत के महीनों में तो हुआ ही है। तो जब बच्चे देख रहे हैं कि माता पिता लड़ रहे हैं, पिता बार बार इस प्रकार की बातें कह रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो इनके और जगह घर में है नहीं, समाज जो घर है, जिस प्रकार की बस्ती में ये रहते हैं, वहां पर किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो क्या करें। तो जब बाहर निकलने का मौका आया है, तो ये क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा के कारण इन्होंने ये वृत्तियों पर अपना इस प्रकार के कृत्यों में ये शामिल हो गए। जो छोटी मोटी चाकूबाजी है, लेकिन चाहे हम फिल्मों में देखें, चाहे हम समाज में बड़ों से सुने, या गाली गलौज, ये प्रवृत्ति के कारण इन बच्चों में ये वाली बातें आई हैं। और देखा है कि जो क्राइम रेट है इन सब में बढ़ा है। सबसे बड़ा कारण तो इकोनॉमिक जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो लोग बाहर थे घर आ गए, जो यहाँ की नौकरी छूट गई, नौकरी छूट जाना एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। नीता जी निश्चित तौर पे, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं 2019 के, हमारे साथ एसपी साहब है कि 200 पिछली साल माने 2019 में आंकड़े ज्यादा थे, ये आंकड़े इस बार कम है। लेकिन गंभीर पहलू यहाँ ये है कि जो नाबालिग 50% नाबालिग बच्चे हैं जो इस तरह के अपराध में लिप्त हो रहे हैं, संलग्न हो गए हैं। जी, तो हमारा आपसे सवाल यह है कि कहा जाता है, जिस तरह से और भी मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका कहना है कि अपराध करते समय ये कोई क्षणिक 1-2 सेकंड 4 सेकंड का ही वो होता है समय, जो वो किसी को चाकू मार देता है, गोली मार देता है या मर्डर कर देता है, ये 2-4 सेकंड। अगर ये 4-5 सेकंड वो अपने को संयमित कर ले तो इस तरह के अपराध नहीं होते, माने उसके बाद फिर वो अपराध नहीं करता। ये क्षण कैसे होता है, क्यों? क्या कोई ये जन्म से ही ज्यादा उत्तेजित होता है जो बच्चा, वो इस तरह के अपराध करता है, या नशे में लिप्त होने के बाद उसकी जो सोचने की क्षमता है वो इतना ज्यादा नशा का आदी हो जाता है कि इस तरह के अपराध करने में उसको कोई अपराध बोध होता नहीं है। तो ये कौन सा क्षण होता है जब वो इस तरह के अपराध कर देता है? ये सर होता है एग्रेशन, बहुत आक्रामक, जो मन में एक स्थिति आती है ना, उथल पुथल मची रहती है, वो जो एग्रेशन है, आप जो बोल रहे हैं, जो पल है, कुछ क्षण, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर, आवेगात्मक व्यवहार। ये उस क्षण में आवेग में अगर आकर कोई भी इस प्रकार का कृत्य कर लेते हैं, ये तो केवल अपराध है। लेकिन आपने देखा है कि डिप्रेशन और सुसाइड, आत्महत्या के भी केसेस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पल आप बोल रहे हैं, उस क्षण में ये सोचता नहीं है और गुस्से में व्यक्ति वो व्यवहार कर लेता है जो उसको करना नहीं है। अब चूंकि नाबालिग है, एसपी सर भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनको हम इस तरह से तुरंत पकड़कर जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, उनको हमको रिमांड होम में करना पड़ता है। तो जो नाबालिग है, हम किससे सीखते हैं? घर, परिवार, अपना जो संस्कार है, और ये जो हमारा सोशल मीडिया है, गलत तरह की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत बातें, गलत
पिक्चर, ये सब दिखाई देता है। वो जो नाबालिग है वो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है और कर नहीं पाता है, तो वो जो अंतर मन में उसके गुस्सा है तो ऐसे कृत्यों से वो निकालता है बाहर, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव इमोशन। जो अंदर कुछ है लेकिन वो नहीं कर सकता है, तो दूसरे प्रकार के व्यवहार से वो अपना गुस्सा दिखाता है। तो मारना, पीटना, गाली बकना, एक दूसरे को आहत करना, इस प्रकार के व्यवहार में दिखाई देता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ समाजशास्त्री सुभद्रा जी भी है। सुभद्रा जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री जी भी बोल रहे हैं, हमारे साथ लखन जी भी हैं, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, हर जगह भय ही काम नहीं करता है। इसमें समाज को भी, समाज में मतलब हम भी हैं, आप भी हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब लोग भी अपना समाज में अगर योगदान दें, इस तरह के अपराध ना हो, तो संभवतः इस तरह के अपराधों में कमी आ सकती है। आपका क्या सोचना है? दूसरा आपसे सवाल है, पहले आपने देखा होगा कि आजकल इस समय जैसे नाबालिग की बात आई है, 50% संलग्न है, आजकल 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इनके बच्चे, पहले कभी सुना नहीं था कि वो आत्महत्या करते हो, फांसी लगा लेते हो। पिताजी से उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने को मांगी, नहीं मिली तो फांसी लगा ली। 7वीं, 8वीं में अगर वो फेल हो गया, अच्छे नंबर नहीं आए तो फांसी। इस तरह के केस अभी पिछले 4, 6, 10 साल में ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। क्या ये कारण है? पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, चाचा, बाबा, दादा, दादी सब रहते थे, तो ये आपस में उनका जो भी मन में उनके होता था वो बांट लेते थे। लेकिन अब एकल परिवार, एक अकेले रहने लगे हैं ज्यादातर 90% लोग। क्या ये बहुत बड़ी वजह है सुभद्रा जी? हाँ, आपके प्रश्न में ही सारा जवाब निहित है मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी। क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं, आप समाजशास्त्री हैं, इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। आपका क्या सोचना है ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा ये सोचना है कि देखिए, सही बात है कि जो अपराध होता है वो समाज के द्वारा ही होता है, समाज के सदस्यों के द्वारा ही होता है, तो इसमें पहली जिम्मेदारी तो समाज की ही बनती है। आपने बीच में कहा, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो आपने कहा कि क्या पुलिसिंग कमजोर हो रही है, इस पर मैं अपनी बात जरा रखना चाहूंगी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, एकदम नया परिवेश है। आप क्राइम देखिए तो क्राइम करने के तरीके और क्राइम के रूप बहुत ज्यादा बदले हुए हैं, और हमारी पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाई है। थोड़े बहुत साइबर क्राइम सेल थोड़े बहुत बने हैं, क्राइम ब्रांचेस कुछ बने हैं, बहुत आधुनिक टेक्निक वाले थाने बन रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मैं सीधे से बात ये कहूंगी कि पुलिस में एक बहुत बड़े बदलाव की, एक रिफॉर्म की जरूरत है। आप देखिए कि जैसे रिफॉर्म की जरूरत किस तरह है? उनकी कार्यशैली पे, या उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दी जाएं? नहीं, आप देखिए कि पुलिस को जो कुछ भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो समय से बहुत पीछे चल रहे हैं, और हमारा समय अत्याधुनिक हो चुका है। आप देखिए कि तकनीकी दृष्टि से समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज थोड़ी बात साइबर क्राइम पे भी मेरे ख्याल से होनी थी। साइबर क्राइम अचानक बहुत बढ़े हैं, लेकिन हमारे पुलिसिंग में मैं रिफॉर्म की बात अगर करती हूँ तो ये आप ये देखिए कि पुलिस का जो धड़ा है पूरा, उस पर तो इतना ज्यादा जिम्मा है, वो क्या क्या चीजें अकेले दम पर करे। 90% इनका VIP ड्यूटी में लग जाना, उसके बाद सारे अपराध अलग अलग जो इनके अंग होने चाहिए, जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से, कि कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे, कुछ लोग ड्यूटी में लगे, कुछ लोग साइबर क्राइम में लगे। और अभी जो आप देखिएगा कि कोरोना जैसे आपके सामने आता है, तो कोरोना में भी पुलिस ही भिड़ी हुई है सारे समाज को संभालने के लिए। तो आखिर पुलिस भगवान तो है नहीं कि कण कण में व्याप्त हो जाए और हर जगह पहुंच जाए। तो पुलिस में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, और फोर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। आप हर थाने में जाकर के देखिएगा जमीनी स्तर पर, तो हर थाना प्रभारी रोएगा कि उसके पास हैंड्स नहीं है। सीमित, मतलब जितने सिपाही होने चाहिए, जितना स्टाफ होना चाहिए, उसका आधा स्टाफ। और फिर आप कहेंगे कि पुलिसिंग सही नहीं है। तो पुलिस में पद बढ़ाए जाने की जरूरत है, पुलिस को नए ढंग से प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। नए जो क्राइम आ रहे हैं, खासकर जो साइबर क्राइम आ रहे हैं, उसको किस प्रकार से टैकल किया जाना चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी बहुत संख्या में ये सब शुरू हुआ है,
लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और जहां तक आपने दूसरी बात मुझसे पूछी, सुभद्रा जी, ये चीज तो लखन जी को बताना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनकी मर्यादा है कि वो आगे नहीं बोल सकते। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है। ये कई पुलिस अधिकारियों से मेरा भी सामना होता है, जब बातचीत होती है तो ये बात तो सही है, लेकिन समाज इसमें कितना दोषी है, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, समाज, देखिए समाज की इसमें बहुत जिम्मेदारी है। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। जो आपने कहा ना कि नाबालिग बच्चे इस समय बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, तो निश्चित ही जो नाबालिग बच्चों का क्राइम रेट अगर 8-10 सालों में बढ़ा है, तो एक तो हम साइबर नेटिक युग में जी रहे हैं, बच्चों का नेट से सामना। और इस 1 साल में तो ये हुआ है कि हम माँ बाप जो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करते थे, अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देना मजबूरी हो गया है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम ही अब मोबाइल है। मोबाइल के माध्यम से वो पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, माँ बाप को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, 24 घंटे आप निगरानी नहीं कर सकते। तो ये जो खुला जो संसार अचानक बच्चों के सामने आ गया है, अपराध की तरफ ये बच्चे प्रेरित हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने चाकूबाजी की घटना कही, मेरा जो ड्राइवर था पिछला, मुश्किल से उसकी उम्र जो होगी वो 20-22 साल की होगी। उसने अपने साथी को ही, 20 साल के साथी को ही अभी 2 महीने पहले चाकू मार दिया। क्यों मारा? बहुत बड़ा कारण है नशा। तो अलग अलग जो अपराध होते हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं। नाबालिग बच्चों के बारे में जो मैं बता रही हूँ, मेरे घर की ये घटना है, 2 बार घटी है यहाँ पर कि मेरे घर पे ही, मैं ये बताऊं कि मेरे पतिदेव भी पुलिस में ही थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। हमारे घर के सामने पुलिस की तख्ती लगी, नेम प्लेट लगी हुई है, उसके बावजूद ये कि छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के हंगामा, भी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा एक दिन मेरे बेटे को दिखा, ऊपर से उसने देखा बालकनी से कि छोटा सा बच्चा वो लगातार हर कार के डोर खोल करके देख रहा है। बेटे ने चिल्लाया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, इधर आओ, तो भाग गया। 3 दिन के बाद पुनः वही बच्चा कार की डोर खोलते हुए दिखा। बच्चे ने जाके उसको पकड़ा, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके बाद फिर पुलिस बुलाई गई। मैंने उनसे, पुलिस वालों से कहा कि हम सिर्फ इसको एक सीख देना चाहते हैं, दिन भर इसको बिठा के रखिए, डर पैदा कीजिए। उस बच्चे को वहां थाने में दिन भर रखा गया, फिर उसके पिता आए, हम लोगों से मिले, और उसके 1 महीने बाद त्रिपाठी जी इतना अच्छा उसका परिणाम हुआ कि वो बच्चा हमारे घर आया, उसने एक पर्ची बेटे को थमाई। बेटा उसको देखते ही बोला कि तुम्हारी फिर हिम्मत हो गई यहाँ आने की? उसने कहा कि भैया ये पर्ची देखिए। उस लड़के ने कहा कि वो अपने पिता के साथ जूस सेंटर खोल रहा है एक हॉस्पिटल के सामने। मैं इतनी खुश हुई कि अगर हमारी थोड़ी सी जागरूकता ने इस बच्चे को रोजगार की तरफ प्रेरित किया, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो फिर बाल मजदूरी हो जाती है, बाल श्रम हो जाता है, लेकिन त्रिपाठी जी इस समय करें क्या? घर के घर लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। केंद्रीय का भी ताजा मामला आप देखिए कि एक व्यक्ति ने डिप्रेशन में आकर किस प्रकार से आर्थिक तंगी की वजह से अपने परिवार के सारे सदस्यों की हत्या की और खुद उसने आत्महत्या कर ली। तो आप देखिए कि नाबालिग बच्चों को सही दिशा देना, फिर जब परिवेश की बात आती है, फिर जीन्स की बात आती है कि क्या जीन्स में अपराध के तत्व होते हैं? मैं तो इसको नहीं मानती। मैं तो ये मानती हूँ कि परिवेश आदमी को संस्कार देता है, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब आर्थिक तंगी से व्यक्ति गुजर रहा हो तो वह अपने बच्चे को क्या संस्कार देगा? तो पहली जरूरत तो ये है कि हमारा इस समाज की ये जो खाई है, जो काल मार्क्स के सिद्धांत है, ये संघर्ष समाप्त होना चाहिए। लोगों को 2 जून की रोटी तो मिले, तब लोग संस्कार की बात सोचेंगे। तो सबसे पहले तो समाज चौकस रहे। सुभद्रा जी, इसमें जो मैंने आपसे सवाल किया था, एकल परिवार और संयुक्त परिवार का कितना दोष है? दूसरा, जो आधुनिकता की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं अपनी संस्कृति छोड़ करके। हम जिस तरह से अभी पुलिस ने कहा कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट से हथियार मंगाए जा रहे, इसका कितना दोष है? मैं वो थोड़ा संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये तो एकदम नया रूप है कि हथियार अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं से मंगाए जा रहे हैं। ये आसान रूप से आप अभी देखिए, यहाँ जो ड्रग का जो धंधा, जो पूरे पैडलर हमारे छत्तीसगढ़ में इतने बड़े लोग, सारे लोग पकड़े गए और इतने नामी गिरामी क्लब में ये सारा धंधा उजागर हुआ, तो ये सब आधुनिक चकाचौंध। और अब देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं।
तो पैसे वालों लोगों के अलग अपराध हैं। आप वहां देखिए कि वो पैसा अभी जो बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड और कहां ये ड्रग पेडलर की जब बात आती है तो हम सब कोई अछूते नहीं है। तो आधुनिक चकाचौंध और पैसा बहुत आ गया है जिनके पास, वो पैसे का पूरा ऐश उड़ाना चाहते हैं, खूब धुएं में उड़ाना चाहते हैं। तो ये सब, और आपने जो एकल परिवार की बात कही ना, वो तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में संयुक्त परिवार का टूटना, क्योंकि संयुक्त परिवार होने से बड़े बुजुर्गों का छोटों पर, बच्चों पर पूरा नियंत्रण होता था और वे शांति से उनको सही मार्ग पर चलने का उपदेश और संदेश देते थे। आज आप देखिए कि माता पिता दोनों ही प्रायः वर्किंग हैं और बच्चा किनके हाथों पल रहा है, वो घर के सेवकों के हाथों पल रहा है। संस्कार कहाँ से आएंगे? तो दिक्कत यह है कि संयुक्त, और वापस आप देखिए कि संयुक्त परिवार लौटने वाले तो है नहीं। जी बिल्कुल सुभद्रा जी, थोड़ा सा मैं एक बार फिर लखन जी के पास जाऊंगा। लखन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जिस तरह से ऑनलाइन वाला मामला कुछ ज्यादा ही चल गया है, आप भी हो सकता है ऑनलाइन उतना आपको नॉलेज ना हो कि क्या ऑनलाइन से हम क्या परचेज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप उतने मोबाइल के साथ उतने नहीं घुले मिले होंगे जितना आज 6 साल 8 साल का बच्चा घुल मिल जाता है। उसको हर तरह की चीजें मालूम है, उसमें क्राइम कैसे करना है, ये सारी चीजें। इस दौरान लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम कितना बढ़ा है? निश्चित रूप से कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में और नई चीजें आती है उस तरीके का अपराध भी बढ़ता है। तो जैसे आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी, ये सब उसी का उदाहरण है। और ऑनलाइन जैसे चाकू मंगाने की बात है तो ये निश्चित रूप से कि अब सब सामान मिल रहा है तो चाकू भी मिल रहा है। तो हमने उसका एक निश्चित क्राइटेरिया है कि इतना इंच का नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो बटन वाली चाकू थी वो क्या बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत खूबसूरत होते हैं, तो सबको अट्रैक्ट करता है और वो इसको मजाक मजाक में यूज कर ले रहे हैं, तो उससे हत्या जैसी घटना हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी हो जाती है कि उनके पास जो भी हथियार है उसमें बच्चा मार देता है। इस प्रकार की चीजें हुई है। तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि साइबर अपराध से संबंधित, तो साइबर अपराध पहले भी हो रहे थे, लेकिन अभी भी साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे अभी नए नए प्रकार के हो रहे हैं। जैसे पहले अब शुरू में आया था कि फोटो पहचानो इनाम जीतो, अब आ गया कि फेसबुक में आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आपके और अन्य फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजता है, ऐसा करके वो आपसे दोस्ती कर लेता है। फिर धीरे धीरे आपको अपने वाक जाल में फंसा कर आप पैसा जमा कर लेता है अपने अकाउंट में, आपके लिए विदेश से गिफ्ट आया है। तो अभी जो नई नई चीजें चल रही हैं, तो जैसे जैसे आप आधुनिक तकनीकी की दिशा में आप बढ़ेंगे, उसी प्रकार से उससे रिलेटेड अपराध भी बढ़ेंगे और उस हिसाब से हमको तैयार भी होना रहता है। और पुलिस निश्चित रूप से इस संबंध में तैयार भी है और हम नए नए हमारे प्रयोग होते रहते हैं, नई नई कार्यशाला होती है जिसमें इस संबंध में जानकारी दी जाती है और हम लोग इसको डिटेक्ट भी करते हैं जी। और हम प्राथमिकता के आधार पर कि किसको, तो उसमें क्या होता है कि कई बार चालाकी से करता है कोई कि बहुत अपना पहचान छुपा के करता है। मोबाइल कई प्रकार के ऐप्स भी आ चुके हैं जिसके माध्यम से वो अपने पहचान छुपा लेता है, फिर भी हम उसको पकड़ लेते हैं। थोड़ा देरी होती है लेकिन हम सभी साइबर क्राइम को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल साइबर क्राइम पकड़ रहे हैं, लेकिन हम ये थोड़ा जानना, जैसे गृहमंत्री जी ने भी कहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है जिसके कारण अपराध बढ़े हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो क्या है, कुछ लोग कहीं काम कर रहे थे, कहीं मान लो कोई किसी परफ्यूम की दुकान में काम कर रहा था, कोई किसी ऑटोमोबाइल की दुकान में काम कर रहा था। तो अभी लॉकडाउन जैसे लगा तो उसका दुकान बंद हो गई या कुछ लोग को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे अभी वो अपने फ्रेंड के साथ जैसे घर में रह रहा था, मिल रहा था अपने पड़ोसी में, तो वो अब जैसे बाहर निकला तो कुछ चीजें उसमें आ गई, कुछ दुष्प्रवृत्ति आ गई जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई है। लेकिन ये जो भी तथ्य है तो उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी है उसको हम कार्रवाई में बदल। ये जो नाबालिग बच्चे हैं वो क्या नशे के भी आदी हैं और ये किस तबके के हैं? मध्यम वर्गीय हैं, निम्न तबके के हैं कि अच्छे खासे घर के हैं? कैसे बच्चे हैं ये नाबालिग जो अपराधी? जितने भी चाकूबाजी हुए हैं जी, जितने चाकूबाजी हुई है उसमें लगभग 90% बच्चे, 90 क्या 95% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या फिर बेरोजगार घूम रहे हैं।
इसी प्रकार के लड़के हैं। और उनके आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग प्रकार का उनका हुलिया भी रहता है कि अब नई पैंट अलग अलग तरीके से पहनते हैं वो, और इस प्रकार की चीजें उनमें दिखाई दी है। जी, संक्षेप में मीता जी, बहुत हमारा समय समाप्त हो गया। मैं जानना चाहूंगा जिस तरह जो बच्चे हैं कैसे पहचान सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में रखें कि वो अपने इस प्रवृत्ति को छोड़ दें? ये तो एक ऐसी बात है सर कि ऐसे तो देख के पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस समय वो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, किस तरह का व्यवहार वो घर में या एक जगह मिलके कर रहे हैं। और रोकने के लिए तो ये है कि परिवार, समाज, शिक्षक, माता पिता सबको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि खाली समय शैतान का होता है। तो इन बच्चों में इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति विकसित करनी पड़ेगी। उसमें हम सब का दायित्व है कि बच्चों को एक प्रकार का सोशल और इमोशनल सपोर्ट दिया जाए। उनकी जो सीखने की चाहत है या जो उनकी योग्यता है उस अनुसार उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और ये बताया जाए कि अगर आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, चाहे हम बोलने के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, अच्छे संस्कार अगर विकसित करने हैं तो हमको ये आइडियल बनना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और उनके टैलेंट को हमको छांट के ऐसे ग्रुप में काम करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी बातें सीख सकें। हमारे छत्तीसगढ़ में एक साइकोलॉजिकल फोरम है, इसी सब में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अभी तो चल रहा है, लेकिन हम लोग इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर इनको दी जाए, 100 में से 4 भी सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। तो इन नाबालिग बच्चों को सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए हमको यानी समाज यानी हम सब शामिल हैं सर। जी बिल्कुल मीता जी, निश्चित हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी, इस पूरे मुद्दे में आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। देखिए, जो विषय है छत्तीसगढ़ को लेकर के, दरअसल ये पूरे देश में ही लॉकडाउन के बाद जो स्थिति निर्मित हुई कोरोना की वजह से लोगों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी और जहाँ तक नाबालिग बच्चों के क्राइम की तरफ बढ़ने की बात है, वह भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद ये क्राइम रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसमें भी जो लखन जी बता रहे हैं कि ऐसे नाबालिग जो एक आर्थिक पक्ष से आते हैं उनके ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने का बात सामने आई है। और सबसे गंभीर बात जो आपके पैकेज में भी बताई गई कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे जो मार्केट के जो ऐप हैं उसके जरिए जो औजार मंगा रहे हैं, हथियार मंगा रहे हैं, वो एक बहुत गंभीर बात है जिस पे सरकार को बहुत सख्ती से जो है अंकुश लगाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, आपने सारी जानकारी दी। मीता जी आपने भी और सुभद्रा जी आपने भी जो हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, खासकर राजधानी रायपुर में जिस स्थिति से क्राइम रेट बढ़ा है उसने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि गृह मंत्री के एक्शन मोड में आने के साथ ही पुलिस भी एक्टिव है और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। रायपुर में एक ही दिन में तकरीबन 3 दर्जन संदिग्धों को पकड़कर उनसे हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगेगी जब पुलिस हमेशा इसी तरह अलर्ट रहेगी। अगर 1-2 दिन की सख्ती के बाद फिर ढील दे दी जाएगी तो हालत फिर वही पुराने हो जाएंगे।